हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इविल लव का पार्ट 5। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। वो इसे कमरे में बंद करता मुड़ा और नीचे हैरान और परेशान अली के पास आया। ये क्या हरकत थी आर्यन, जो अभी कुछ देर पहले तुमने की? अली इसे अपने सामने देखकर गुस्से से बोला। क्या क्या हरकत थी? वो मासूमियत से गोया हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने कहा था तुम उसे सिर्फ सजा दोगे, तो ये निकाह किसके लिए? अली ने इसके कॉलर पकड़कर तहम्मुल से कहा, मगर लहजा गुस्से से भरपूर था, जिससे मुकाबिल के चेहरे पर फतरीले तासुरात नुमाया हुए। इसकी यही सजा है कि वो मेरी कैद में रहे, मेरे निकाह में रहकर। वो अली के कान के करीब झुकता सरगोशाना अंदाज में बोला। अयान के लहजे में इस वक्त कुछ ऐसा था कि अली ठटका, जबकि हाथ इसके कॉलर से हटकर पहलू में जा गिरे। अयान, तुम गलत कर रहे हो, बहुत गलत। अली अफसरदगी से कहता वहां से वॉकआउट कर गया, लेकिन वो हैरान और परेशान था कि वो एविल, जो सिर्फ शैतानों के लिए इविल था, वो आज एक मासूम के लिए इविल क्यों बन रहा था। मगर अब आगे वक्त ने बताना था कि वो इसके लिए इविल बनता है या एंजल। अली के जाते ही वो गुस्से से पास पड़े गुलदान को उठाकर पूरी कुआ से जमीन पर मारता अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। फिर खुद को नॉर्मल करता ऊपर की जानिब बढ़ा। रूही को वो जब कमरे में छोड़कर गया तो रूही वहीं जमीन पर बैठी रोने लगी। फिर नजरें उठाकर पूरे कमरे में देखा तो नजर घड़ी की तरफ उठी, क्योंकि अब शाम हो रही थी, जो थोड़ी ही देर में गहरी रात में बदलने वाली थी। तो वो परेशानी से उठी और दरवाजा बजाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। मामा पापा पता नहीं कितने परेशान हो रहे होंगे, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? इस एविल ने भी कहा था कि वो निकाह के बाद मुझे जाने देंगे, मगर अब वो मुझे दोबारा यहाँ बंद कर गए। रूही परेशानी से रोते हुए गिलास वॉल के पास खड़ी होकर थोड़ा सा पर्दा हटाकर सर बाहर की तरफ देखकर बोली। दूसरी तरफ अफान साहब और फवा बेगम का भी यही हाल था। वो भी परेशानी से लाउंज में चक्कर काट रहे थे। वो दोनों हद से ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रूही ने आज तक कभी भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं की थी, मगर आज उसका कहीं भी कुछ पता नहीं था। और सानिया के अलावा वो रूही की किसी के साथ दोस्ती भी नहीं थी। अफान, आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है। फरवा बेगम ने नम आंखों से उनको मुखातिब किया। आप फिक्र मत करें, मैंने अपने एक दोस्त जो कि पुलिस में है उनसे बात की है, और इसे रूही की तस्वीर भी भेजी है कि वो अपने तौर पर ढूंढें, क्योंकि पुलिस वाले के रूल के मुताबिक तो हमें 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो बड़े तहम्मुल से मगर तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले, क्योंकि अपनी गुड़िया की फिक्र में दिल तो उनका भी खून के आंसू रो रहा था। अफान, वो ठीक तो होगी ना? वो रोते हुए बोली। तो अफान साहब ने आगे बढ़कर इन्हें चुप करवाया। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, मेरे बाद मेरा रब है जो उसकी हिफाजत करेगा। वो बोलकर उन्हें पानी का गिलास पकड़वाते चुप करवाने लगे। अफान, आप रूही की दोस्त सानिया के घर जाकर इससे पूछें, शायद हो सकता है वो रूही के बारे में कुछ जानती हो। फवा बेगम ने उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई। जी ठीक कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का ज़्यादा वक्त सानिया बेटी के साथ ही होती है। वो ये कहते ही घर की तरफ बढ़ गई। शाबिर और उमर मौलवी साहब को छोड़कर उस खंडरनुमा सेल में गए। क्या एविल ने इस लड़की से जबरदस्ती निकाह किया है? शाबिर ने अफसरदगी से उमर को देखकर पूछा। पता नहीं, मगर एविल ने कुछ सोचा ही होगा, उमर ने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। वो ये कहता अंदर कमरे में जो सेल था वहां चला गया, क्योंकि वहां से मुसलसल चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। शाबिर ने आगे बढ़कर इस चीखते चिल्लाते शख्स पर एक ठंडा सर्द पानी डाला, तो वो शख्स जो कि गंदगी में जा रहा था एकदम से हड़बड़ाकर चीख उठा। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए? वो शख्स जिसने इद्रीस को वो तस्वीरें सेंड की थी, वो अब दर्द से मुसलसल चीख रहा था, क्योंकि इसे अपनी टांग में दर्द की वजह से ठेस उठती महसूस हो रही थी, जहाँ से गोली सिर्फ छूकर गुजरी थी। सवाल अच्छा है, मगर मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। शाबिर ने इसके हाथ की पश्त पर तेज धार वाले एक चाकू से कट लगाते बेतासुर लहजे में कहा। फिर अगले ही लम्हे वो इस शख्स के मुंह पर दे पर दे मुक्के बरसाने लगा। बोल, किसके लिए काम करते हो? शाबिर ने इसका जबड़ा दबोचकर गुस्से से घुर्राते कहा, जबकि इस शख्स के मुंह और नाक से अब खून बहने लगा और वो दर्द से कर्राह रहा था।
शाविर छोड़ो इसे, इविल खुद देखेगा, उमर ने शाविर के गुस्से को देखते कहा और आगे बढ़ गया इसे इस शख्स से दूर किया जबकि वो शख्स अब बेहोश हो चुका था। अगर इविल इसे खुद देखने का ना कहा होता तो यकीन मानो उमर में इसे अभी इस कदर दर्दनाक मौत देता कि इसकी रूह तक कांप जाती। वो सर्द मगर बेतासुर सपाट लहजे में बोला, चलो यहाँ से, अभी तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। उमर इसे इस कमरे से बाहर ले जाते बोला और साथ ही वहां इस सेल में मौजूद अपने एक आदमी को इशारा करता कुर्सी से बंधे शख्स को होश में लाने का कहने लगा। एक बात बताओ, तुम्हें आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उमर ने नॉर्मल लहजे में पूछा क्योंकि आज से पहले इसने शाविर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। कुछ नहीं, बस ऐसी ही, वो तहम्मुल से बोला, मगर ये तो वही जानता था कि इसे किस बात पर इंतहा का गुस्सा आ रहा है। अच्छा उमर, अब मैं चलता हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। वो थके लहजे में बोलता बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी जू से भगा ले गया जबकि उमर इसे देखकर रह गया और फिर दोबारा अंदर की जानिब बढ़ गया क्योंकि इसे भी इविल के आने का इंतजार करना था। वो कमरे में आया तो वो गिलास वॉल के पास खड़ी मुसलसल बाहर देखती रो रही थी। वो भी आगे बढ़ा, इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। रूही ने जैसे ही किसी की मौजूदगी महसूस की तो फौरन पलटी, जब अचानक ही नीली कांच जैसी आंखें काली सिया आंखों से टकराई। वो दोनों ही दो पल एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, मगर रूही जल्द ही नजर झुका गई क्योंकि इससे इस वक्त इविल की आंखों से बहुत खौफ महसूस हो रहा था जो कि लाल अंगारा हो रही थी। वो एकदम इसके करीब हुआ तो रूही जल्दी से पीछे हुई और ग्लास वॉल से लगी इसे अपनी तरफ आता खौफ से देखने लगी। मुझे अपने घर जाना है प्लीज, वो ऐसे बोली कि पास खड़ा एविल भी बामुश्किल सुन पाया था। ठीक है, वो इत्मीनान से बोला और अपनी उंगलियों के पोरों से इसके आंसू साफ करने लगा जबकि रूही डर के मारे बुरी तरह उछली और जोर से आंखें मीच गई। इविन ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा तो गौर से देखे गया सफ़ेद रंगत जो रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी, सूजी हुई नीली आंखें जो इस वक्त वो इसके डर से बंद हो चुकी थी, कपकपाते होठ और इनके दाएं जानिब एक तिल जो कि हल्का सा नुमाया हो रहा था। और आज जिंदगी में पहली बार विल को इस नाजुक सी लड़की को देखकर अपना आप बेबस महसूस हो रहा था। डोंट ओपन योर आइज डॉल, वह इसके कान के करीब झुकता बोला और चेहरे पर मास्क हटा दिया जो सिर्फ इसने रूही से अपना चेहरा छुपाने के लिए लगाया था, वरना वो ज्यादातर हूड ही चेहरे पर किए रखता। रूही ने जब इसे अपने इतने करीब महसूस किया तो जी जान से लरज़ी। वो अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब किए इसकी कनपटी पर नरमी से अपने सुलगते अनाबी लब को महसूस करने लगा। रूही ने जब अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस की तो बिना इविल के गुस्से की परवाह किए बंद आंखों से इससे दूर होना चाहा, मगर इसे इसके लम्ब से वो बुरी तरह मचलने लगी। वो बिना इसके गुस्से की परवाह किए इसे खुद से दूर करने लगी, मगर बेकार रही क्योंकि अब इविल इसके बिल्कुल करीब होकर अपने दोनों हाथ गिलास वॉल पर रखकर इसे कैद कर चुका था जिससे रूही को अपना हिलना तक मुश्किल लग रहा था। इविल ने इसकी इर्द गिर्द अपने हाथ रखते ही इसकी बंद आंखों को नरमी से अपने लबों से छुआ। प्लीज इविल, वो बंद आंखों से ही इसके सीने पर हाथ रखती मिनमिनाई, मगर इस बात से अनजान कि वो जो इससे दूर होने ही वाला था इसके नरम मुलायम लबों की तरफ मुतवज्जा हुआ था और बेखुद सा होकर एक हाथ इसके बालों में फंसाकर इसका चेहरा ऊपर करता, दूसरे हाथ से इसकी कमर पर डालकर इसे खुद से मजीद करीब करता, इसके लबों पर अपने सुलगते रब रखता इन्हें कैद कर गया जबकि वो इस इफ्तिजा पर बुरी तरह बौखला गई और इविल की गिरफ्त से निकलने के लिए मचलने लगी, जिसकी वजह से इसे अपनी कमर पर इविल की गिरफ्त बेहद सख्त होती महसूस हुई। इविल जो कि इसमें अपनी सांसें मुंतकिल करने में मसरूफ था, इसके एहतजाज पर बदमजा होता इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त कर गया जबकि इस खामोश माहौल में इस वक्त इन दोनों के दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। वक्त गुजर रहा था मगर इविल इसे आज शायद रिहाई देने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को महसूस करना चाहता था, मगर वो ये भूल चुका था कि ज़बरदस्ती, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है या इसकी मर्ज़ी की ज़रूरत है। वो बस इसके निकम में थी और इसकी थी। साइम जब मलिक के बताए गए पते पर पहुंचा तो इसने गौर से इस खंडर नुमा जगह पर बने इस आलीशान ठिकाने को देखा। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, मलिक इसे देखकर चहककर बोला क्योंकि इसका इरादा अब साइम से अपना काम निकलवाना था। जी, आपने बुलाया था तो कैसे ना आता, साइम ने इसके सामने मौजूद सोफे पर बैठते हुए कहा।
इनसे मिलो, ये दोनों मेरे पार्टनर्स हैं, ये आबिद और ये इफ्तिखार। मलिक ने इनका तारुफ इससे करवाया तो वो इन दोनों को देखकर हामिद सर हिला गया। मलिक साहब, आज यूं अचानक बुलाने की कोई खास वजह? साइम ने पूछा। बताता हूँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई हमारा एक एक आदमी को चुनकर मार रहा है और हमारी बहुत सारे कामों में रुकावट बन रहा है, जिसको कुछ दिन पहले तक तो हम बिल्कुल नहीं जानते थे, मगर अब हमने इसके हुलिये को अच्छे से देखा है, मगर चेहरे से हम सब अब भी ना वाकिफ हैं, क्योंकि वो कौन है। यकीनन तुम सब भी यही सोच रहे होगे कि अब आगे क्या किया जाए। मलिक रुका तो सवाल यही पैदा होता है कि हम ऐसे कैसे देखें और इसे ख़त्म कर दें। वो बोलता हुआ रुककर इन सब के चेहरे की तरफ देखने लगा। तुम लोगों की मालूमात के मुताबिक दोबारा एक ही लड़की इस इविल के साथ थी, पहले उस रोड पर और फिर आज यूनिवर्सिटी में। जब तुम लोग वहाँ वो रिकॉर्डिंग देख रहे थे, मलिक ने जांचती नज़र से उन्हें देखते कहा, मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब तुम लोग वो रिकॉर्डिंग में उस लड़की को देख रहे थे तो क्या इसके पास कुछ सामान मौजूद था? मलिक पुरसोच अंदाज में बोला तो साइम और इद्रीस सोच में पड़ गए। ये देखो, इस तस्वीर में इस लड़की के कंधे पर बैग मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ तो वो वहाँ पड़ती है या सिर्फ इस इविल का साथ देती है। मगर अब पता लगाना ये है कि अगर वो वहाँ पड़ती है तो कौन है वो लड़की? मलिक ने इन सबकी तरफ देखकर कहा, जो खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे। वो लड़की अगर के वहाँ पड़ती है तो वहाँ दोबारा भी जरूर आएगी, सैम ने कहा। हाँ, मगर हम इसे पहचानेंगे कैसे? आबिद ने कहा। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम इसे पहचानेंगे कैसे? मलिक ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। इस लड़की को पहचानने के लिए इसकी कोई निशानी जो बहुत खास। साइम ने अपने दिमाग में आने वाला ख्याल जाहिर किया। नीली आंखें और बेक ही है बस, जो तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। इद्रीस, जो काफी देर से खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, अब के बोला। हाँ, ये दोनों निशानी ही हमें इस लड़की तक पहुंचा सकती हैं, आबिद ने कहा। मगर वहाँ तो और भी बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं। अगर इनमें से भी किसी का बैग ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? इफ्तिखार ने अपना ख्याल करते कहा। चेकिंग। साइम, तुम वहाँ की इंतजामिया से रब्ता करो और कहो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इसलिए मैं खामोशी से यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस पर एक एक स्टूडेंट की चेकिंग करना चाहता हूँ ताकि कोई गलत राह पर ना चले। मलिक ने शातिराना मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, मैं कल सुबह सबसे पहले यही काम करूँगा। इस तरह चेकिंग के दौरान ही मैं उस लड़की को आराम से ढूंढ लूँगा। वो हामिद सर हिलाते हुए बोला। हाँ, आबिद, तुम अब हमारे उस दुश्मन को तलाश करने में साइम का साथ दोगे और ये वो काम है जो तुम्हें करना है, मलिक ने आबिद की तरफ देखकर कहा। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, वो झहक कर बोला। ठीक है, तो फिर पहले हम इस लड़की को ढूंढते हैं ताकि इसके जरिए इस इविल तक पहुंच जाएं, वरना फिर देखते हैं कि क्या करना है, मलिक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो वो सब भी अपनी जगह से उठ गए। चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं, मलिक ने कहा तो वो सब हाँ में सर हिलाते बाहर की जानिब बढ़ गए। वो बाहर आते अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घरों की जानिब रवाना हुए, क्योंकि अब रात हो रही थी और इन सब का इस वक्त एक साथ होना इन सब के लिए खतरा पैदा कर सकता था। अली भी इसके पास से सीधा घर आया तो इसे एक और बुरी खबर सुनने को मिली कि राबिया आज दोपहर से घर से बाहर है, मगर कहाँ ये वो ना जानता था और ना ही वो किसी को बताकर गई थी। तो और अब तो शाम ढल रही थी, मगर इसका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ थी। मुझे तो लगता है कि आज सबने मेरा दिमाग खराब करने की कसम खाई है, अली मुलाजमा की बात सुनकर बोला और खुद घर से बाहर निकल गया। अभी वो अपनी गाड़ी के पास आया ही था कि एक गाड़ी पोश में आकर रुकी और राबिया गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो अली के पास आकर खड़ी होती बोली। कुछ नहीं, अंदर चलो, वो बहुत आरामदा लहजे में बोला। राबिया इसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई और इसके पीछे ही अली भी अंदर बढ़ा। वो कमरे में आई और अपना दुपट्टा उतारकर सोफे पर रखती बैठकर पानी पीने लगी। जब अली कमरे में दाखिल हुआ, वो पानी पीकर गिलास वापस टेबल पर रखती अपनी जगह से उठी और वार्डरोब की तरफ बढ़ी। कहाँ थी आज तुम दोपहर से, बताना पसंद करोगी? अली ने आईब्रो उचकाकर उसे देखते हुए पूछा। वो अली के लहजे में मौजूदगी सख्ती महसूस करती घबराहट के मारे बोले नहीं पा रही थी। वो मैं क्या लगाया है? जो पूछा है उसका जवाब दो, कहाँ थी दोपहर से, बताओ?
वो अब इसका बाजू पकड़कर थोड़े गुस्से से बोला, वो मैं भाई से मिलने के लिए पहले उनके ऑफिस और फिर घर गई थी, मगर ना ही वो ऑफिस में थे और ना ही घर पर थे, इसलिए मैं वापस आ गई घर। वो नजर झुकाकर डरते डरते इसे बताने लगी। हाँ, पर क्यों गई थी, बन्ना पूछे? अली ने सख्त लहजे में पूछा। वो मेरा उनसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, वो एक नजर उससे देखती बोली। तुम मुझे बताती, मैं खुद उससे बात करता कि घर आए और तुमसे मिले, लेकिन तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो इसका बाजू छोड़कर बोला। सॉरी अली प्लीज, वो इनका कान पकड़कर बोली। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। हर बार यही होता है, वो इसे देखकर संजीदगी से बोला, क्योंकि वो पहले भी 2 मर्तबा ऐसे कर चुकी थी। अली प्लीज, मैं अब कभी ऐसे बिना बताए नहीं जाऊंगी। वो अपनी आंखों में आती नमी को रोकती बोली, मगर फिर भी एक आंसू टूटकर गाल पर फिसल गया। ठीक है, मान लेता हूँ, मगर आइंदा ध्यान रखना। वो इसके करीब होता इसके आंसू साफ करता बोला, क्योंकि इसकी आंखों की नमी इसकी जान ले रही थी। देखो राबी, हमारी शादी जैसी भी हुई है, मगर अब तुम मेरी बीवी हो, मेरे वजूद का हिस्सा और मेरी जान भी। वो संजीदगी से कहता आखिर में शौक लहजे में बोला और इसका गाल चूमता हुआ पीछे हुआ। राबिया जो इसकी बात पर संजीदगी से सुन रही थी, इसकी इस हरकत पर ब्लश करने लगी। जल्दी से चेंज कर आओ, फिर डिनर करते हैं। वो इसे मुस्कुराकर देखता बोला, जी मैं अभी आई। वो इसे वार्डरोब से कपड़े लेती वॉशरूम में चली गई और अली सोफे पर बैठकर इसका इंतजार करने लगा। विल, जो खुद को सैराब करने में मसरूफ था, अपने चेहरे पर नमी महसूस करता इससे अलग हुआ और रूही के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो इसके दूर होने पर गहरे गहरे सांस लेने लगी। यू आर सो इनोसेंट डॉल, बट आई एम नॉट। यू आर द एंजल डॉल हु इज क्लोज्ड इनसाइड द केज ऑफ इविल। इसके कान के करीब झुकता वो गंभीर लहजे में सरगोशी करता पीछे हुआ और रूही के गाल पर हाथ रखकर इसका लब सहलाने लगा, जो इसकी शिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। ओपन योर आइज डॉल, वो नरमी से बोला। प्लीज आप दूर रहें। वो अपने डर पर काबू पाती इसके हाथ अपने गाल से हटाती बंद आंखों से बोली, क्योंकि इसमें इस वक्त इविल को देखने की बिल्कुल भी हिम्मत ना थी, जिससे पल में इविल के चेहरे का रंग बदला था। दूर तो तुमसे, अब मुझे तुम खुद भी नहीं कर सकती, इसलिए कोशिश बेकार है। मगर दोबारा तुमने अगर यह हरकत की तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वह इसका चेहरा बालों से पकड़कर ऊपर करता वहन करने वाले अंदाज में बोला और इसकी गर्दन अपने लब महसूस करने लगा। इविल की बातें और हरकत रूही को लरसने पर मजबूर कर रही थी, मगर इस बार न वो कुछ बोली और ना ही इविल को दूर किया। इविल जब इसे कोई मजामत करते ना देखा तो खुद ही इससे दूर होकर इसे देखे गया, जो रो रही थी, मगर लबों से एक लब भी ना बोली। ओपन योर आइज एंड वॉश योर फेस, वो हुक्म सादिर करता अपना मास्क नाक पर चढ़ाकर खुद सोफे पर जाकर बैठ गया और फिर ब्लेड निकालकर इसे देखने लगा। रूही ने आंखें खोली और बिना कुछ देखे वॉशरूम में चली गई। वो सोफे पर बैठा इसे देख कर रह गया। वो किस तरह से इसे इग्नोर कर गई थी। वो ब्लेड से अपने हाथ पर बंधी बैंडेज को काट कर खोल रहा था, जो अली इसे करके गया था। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इस तरफ मुतवज्जा हुआ। रूही वॉशरूम से बाहर आई तो वो एक नज़र उसको देखकर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। वो जो सोच रही थी कि अब वो इससे इसके घर जाने देगा, इसके हाथ में मौजूद ब्लेड को देखकर बुरी तरह से परेशान होने लगी। यहाँ आओ, वो इसे अपने पास बुलाता जरा संजीदगी से बोला तो वो डर से 2 कदम पीछे हुई। नहीं प्लीज, वो डर से मुश्किल बोली। दिल में वो बस यही सोच रही थी कि कहीं वो इस ब्लेड इसे मार ही ना दे, जबकि अपने सर में उठते दर्द से उसे रोना आ रहा था। जल्दी यहाँ आओ, वो इसे गुस्से से देखता बेतासुर लहजे में बोला। मैंने कुछ कहा है? वो इसे अपनी जगह से हिलता ना देख अब गुस्से से उसे देखता सख्त लहजे में बोला, जिससे वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने हाथों को मसलती इसके करीब आ खड़ी हुई। ये ब्लेड से बैंडेज को खोलो, वो हुक्म सादिर करता खुद सोफे के पास से टेक लगा गया, जबकि रूही की जान हवा में थी इसकी बात सुनकर। मुझे नहीं आता, वो डर से इसे देखकर कहती नजर झुका गई। ऐसे करना है, वो ब्लेड अपने हाथ में पकड़ता दूसरे हाथ में की गई बैंडेज को खोलता बोला और फिर इसके हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ही बिठाकर ब्लेड इसके हाथ में पकड़ा गया, जबकि रूही ने डर कर फासला कायम किया और अपने हाथ में मौजूद ब्लेड को देखा। जल्दी करो, घर नहीं जाना, वो इसे देखता बड़े आराम से बोला, जैसे यहाँ फ्रूट काटने की बात हो रही हो।
रूही जो ब्लेड को देख रही थी, इविल की सर्द आवाज सुनकर फौरन इसका आगे किया हाथ बाएं हाथ में पकड़ती दूसरे हाथ से ब्लेड की मदद से बैंडेज खोलने की कोशिश करने लगी, मगर डर से इसके हाथ कँपा रहे थे और इविल इसके नर्म मुलायम नाजुक हाथों की कपाहट बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था, जबकि नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। तकरीबन 10 मिनट तक वो इसे देखता रहा, लेकिन इससे बैंडेज नहीं खुल रहा था। फिर इविल ने अपना हाथ रूही के हाथ पर रखा और एक ही बार में बैंडेज खोल दी, मगर बैंडेज के खुलते ही इविल के हाथ पर मौजूद जख्म नुमाया होने लगा, जो कि काफी गहरा लग रहा था। जब रूही की नज़र इसके हाथ में मौजूद जख्म पर पड़ी तो वो परेशानी से इसका चेहरा देखने लगी। ये जख्म बहुत गहरा है, आपको बैंडेज नहीं खोलना चाहिए था, वो इसे देखकर फिक्रमंद लहजे में बोली। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, वो एक आईब्रो उचकाकर रूखे मगर सख्त लहजे में बोला। सॉरी, वो शर्मिंदगी से कहकर नजरें झुकाकर सोचने लगी कि वो शख्स क्या था, जिसे शायद तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही थी, या शायद वो तकलीफ महसूस करना ही नहीं चाहता था। आपने कहा था कि निकाह के बाद आप मुझे जाने देंगे, वो सहमी सी आवाज में नजर झुकाकर बोलती उसकी कही बात इसे याद करवाने की कोशिश करने लगी। हाँ चलो, वो कहते साथ ही अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर फिर अचानक चलते चलते रुक गया और मुड़ा। रूही जो इसके पीछे चल रही थी, अपने ही ध्यान में चलती इविल से टकराकर गिरती इससे पहले कि वो इसे कमर से पकड़ चुका था। सॉरी, वो दूर होने की कोशिश करती हड़बड़ाकर बोली। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो, वो इसका चेहरा थोड़े से पकड़कर ऊपर करता सख्ती से बोला, क्योंकि वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में मगन थी। जब वो परेशानी से इसे देखने लगी, इस बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो वॉर्न करने वाले अंदाज में बोला। जी, वो घबराकर कहती अपनी आंखों में आई नमी छुपाने की कोशिश करने लगी। चलो, वो इसे छोड़ते चलने का कहने लगा तो वो भी इसके साथ चलने लगी और फार्म हाउस से बाहर आते ही दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठते वहां से रवाना हो गए। अफान साहब सानिया के घर पहुंचे तो ताहा भी घर पर ही मौजूद था, इसलिए दरवाज़ा उसी ने खोला और सामने किसी अनजान शख्स को उलझन से देखने लगा। जी, आपको किससे मिलना है? ताहा ने पूछा। बेटा, आप सानिया बेटी को भुला दीजिएगा, मैं रूही का पापा हूँ और रूही के बारे में सानिया बेटी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अफान साहब ने इसकी तरफ देखकर इसे अपने बारे में बताया। जी अंकल, आप अंदर आ जाएं, वो उन्हें रास्ता देता बोला। अफान साहब पहले तो मना करने वाले थे, मगर फिर सोचकर अंदर की तरफ बढ़ गए तो ताहा ने उन्हें डाइनिंग रूम में सोफे पर बिठाया और खुद सानिया को बुलाने का कहता डाइनिंग रूम से सानिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। सानिया जो अभी भी कुछ देर पहले सोकर उठी थी और नीचे ही जाने वाली थी, दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर दरवाजा खोलती सामने देखने लगी। सानिया, नीचे चलो, तुमसे कोई मिलने आया है, तहा ने इसे देखकर कहा। जी भाई, कौन आया है? वो पूछे बगैर ना रह सकी, क्योंकि आज तक कभी कोई इससे मिलने नहीं आया था। तुम्हारी दोस्त रूही के अब्बू आए हैं, ताहा ये कहता खुद नीचे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सानी परेशान हो गई थी यूं अफान साहब की आमद पर, मगर फिर खुद भी ताहा के पीछे डाइनिंग रूम में आ गई। अंकल, आप यहाँ अचानक खैरियत तो है, और रूही वो भी आई है क्या आपके साथ? वो इन्हें देखकर बोली। नहीं बेटा, मैं आपसे रूही के बारे में ही पूछने आया हूँ कि आपको कुछ पता है कि रूही कहाँ है? वो सानी को देखकर पूछने लगे। नहीं अंकल, सुबह यूनिवर्सिटी में तो वो मेरे साथ ही थी, उसके बाद मुझे टीचर ने बुला लिया तो मैं वहाँ से चली गई, इसके बाद मेरी रूही से कोई बात नहीं हुई, सानिया ने बहुत तामुल से कहा, मगर दिल में वो ये भी सोच रही थी कि रूही ने जो इसे बताया था वो सब उन्हें बता दे। बेटा, अगर आपको रूही के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हमें मालूम नहीं तो आप प्लीज़ हम मुझे बता दें। वो सानिया का परेशान चेहरा देखकर ज़रा आराम से बोले। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, सानिया नज़र झुका के बोली। ठीक है बेटा, आप कह रही हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। पता नहीं फिर रूही कहाँ है? आधा दिन हो चुका है मगर इसका कुछ पता नहीं, वो परेशानी से बोले और आगे बढ़कर सानिया के सर पर हाथ रखा, जिससे सानिया की आंखों में नमी दर आई। अंकल, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सानिया ने हिम्मत करते उन्हें सच बताने का फैसला कर दिया था। जी बोले बेटा, वो सानिया की आंखों में देखकर बोले, जो अब रो रही थी। वो अंकल, रूही बता रही थी कि एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर रास्ते में इसने किसी का मर्डर होते देखा, और जिन लोगों ने वो मर्डर किया था उन्होंने उसे डराया धमकाया भी था कि अगर इसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो इसे जान से मार देंगे। इसलिए रूही ने किसी को इस बारे में नहीं बताया।
ثانیہ نے اپنے آنسو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے انہیں بتایا۔ ثانیہ بیٹا، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھنے لگے۔ وہ انکل، آج یونیورسٹی میں بھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور بہت عجیب سا بیہیو کر رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا مگر وہ نہیں بتا رہی تھی۔ پھر جب میں نے اسے آپ کے اور آنٹی کے نام سے ڈرایا تو اس نے سب بتا دیا۔ وہ اب تھوڑی تفصیل سے انہیں بتاتی چپ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں وہ لوگ ہی تو روحی کو… عفان صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس سے آگے ان سے سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں چلتا ہوں بیٹا، آپ کا بہت شکریہ۔ عفان صاحب جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں اب روحی کو جلدی ڈھونڈنا تھا، اس سے پہلے کچھ برا ہو جاتا۔ ثانیہ، چپ ہو جاؤ اور دعا کرو اپنی دوست کے لیے، طہا نے کہا، کیونکہ عفان صاحب کے جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی، لیکن پھر ہاتھ سر میں ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کیسے بتاؤں کہ بھائی آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر دروازے پر لاک کرتی بے بسی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ آریان نے گاڑی کو اس کے گھر کے سامنے ایک جھٹکے سے روکا اور اسے دیکھا، جو کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سارے راستے بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، مگر اب اسے یہ کام بہت مشکل لگا تھا۔ وہ گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرتا آگے بڑھا لے گیا، جبکہ روحی جو کہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب جلدی سے گاڑی سے اتر کر اپنے ماں بابا کے پاس جائے جو اسے اس ایول سے بچا لے، مگر اس شخص کے خوف سے وہ ہلی تک نہیں تھی۔ مگر پھر جب گاڑی دوبارہ اسٹارٹ ہوتے دیکھا تو وہ شدت سے رونے لگی۔ میری ایک بار کہی گئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ گاڑی کو اس کے گھر سے آگے کچھ فاصلے پر روکتا اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے غصے سے دبا کر بولا۔ روحی اس کی دہار پر ڈر سے لرزی اور اپنا بازو اس کی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی۔ میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، پلیز۔ وہ ہلکی آواز میں اپنے بازو پر اس کا ہاتھ ہٹاتی بولی، کیونکہ وہ صبح سے کئی بار اس کا وہی بازو بار بار بڑی بے رحمی سے پکڑ چکا تھا۔ نہ ہٹاؤں تو؟ وہ اپنی سخت گرفت کر گیا۔ روحی کو اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، مگر سامنے موجود شخص بھی شاید اسے درد میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اپنی زبان بالکل بند رکھنا، ورنہ اس سے زیادہ تکلیف تمہیں اپنی نازک سی جان پر برداشت کرنی پڑ سکتی ہے۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر سخت مگر وارن کرنے والے لہجے میں بولا، مگر وہ خاموش رہی۔ ایون نے بہت ہی احتیاط سے گاڑی کو ریورس کیا اور آگے اس کے گھر کے سامنے روکی، جس سے روحی نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر اپنے گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ ایون اس کو جاتا دیکھ کر گاڑی زوں سے بھگا لے گیا۔ اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔